So today we are going to discuss about metals and non-metals and their properties in chemistry. This is the part 1 of this chapter, and we cover this chapter into two parts. बेसिकली पहले पार्ट में हम केवल मेटल नॉन मेटल से रिलेटेड ही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, और जो इसका सेकंड पार्ट होगा उस सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मेटलर्जिकल प्रोसेसेस को लेकर के कि मेटल्स को किस तरीके से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, क्या उनकी रिफाइनिंग है, किस तरीके से उनका प्योरीफिकेशन किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, तो उसमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ कंसीडर की जाती हैं दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जो कि 6th 7th 8th क्लासेस में भी बाय एनसीईआरटी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी हैं और कॉमन एग्जांपल्स हमारी डेली लाइफ में यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं। तो वन बाय वन इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल की अगर बात करें तो मेटल्स जो होती हैं सबसे पहले उनके हम स्टेट को डिफाइन करते हैं। मेटल की जो स्टेट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, सॉलिड होती हैं। मेटल की जो स्टेट्स हैं वो कैसी हैं, सॉलिड हैं। सॉलिड स्टेट पर जनरली मेटल्स पाई जाती हैं, लेकिन एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर इन दी केमिस्ट्री, जिसमें कि सारे एक्सेप्शंस को यहाँ पर मेंशन किया गया है कि सबसे पहला जो एक्सेप्शन है स्टेट ऑफ मैटर को लेकर के, स्टेट ऑफ मेटल्स को लेकर के, वो है मरकरी, क्योंकि मरकरी एक लिक्विड स्टेट में पाई जाने वाली मेटल है और ये एक ऐसी मेटल होती है जिसकी वॉलेटाइलिटी बहुत लेस होती है। ये रूम टेम्परेचर पर उड़ती नहीं है इसके अंदर। तो सेकंड वन जो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी आती है दैट इज़ मेटल्स आर हार्ड। मेटल नेचर में बहुत हार्ड होती हैं। अगर हम इनको कट करने की बात करते हैं, बीट करने की बात करते हैं, तोड़ने की बात करते हैं, तो बेसिकली इनकी हार्डनेस हमें देखने के लिए मिलती है। लेकिन एक्सेप्शन है लिथियम, पोटेशियम और सोडियम का, जिनको हम बेसिकली एल्कली मेटल्स बोलते हैं, क्योंकि एल्कली मेटल्स नेचर में कैसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। सॉफ्ट का मतलब अब ऐसा नहीं कि रुई की तरह होंगी, बेसिकली होती तो ये सॉलिड ही हैं, लेकिन ये आसानी से काटी जा सकती हैं, तोड़ी जा सकती हैं एज़ कम्पेयर टू दी अदर मेटल्स। तो एक्सेप्शंस में इसीलिए लिथियम, पोटेशियम और सोडियम को हमेशा याद रखना है। इन्हीं के अलावा कुछ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी होती हैं जो सेकंड ग्रुप में रखी गई हैं पीरियोडिक टेबल में, जिसमें कि एग्जांपल आता है बेरिलियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का। इस तरीके की जो मेटल्स हैं जिनको हम अल्कली अर्थ मेटल्स बोलते हैं, ये भी थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू दी अल्कली मेटल्स हार्ड होती हैं और इतनी हार्ड नहीं पाई जाती जितनी कि हमारी आयरन हो, कॉपर हो, जिंक हो, इतनी हार्डनेस इनके अंदर नहीं होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कि मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस होती है, मतलब इनके अंदर लस्टर वाली प्रॉपर्टी होती है, शाइनिंग होती है। सारी मेटल्स में ऑलमोस्ट अपनी एक चमक पाई जाती है और इनकी चमक अगर हम इनके ऊपर कोई पेंट कर देते हैं या कोई रोगन कर देते हैं, बेसिकली उससे इनकी शाइनिंग और भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। मेटल्स कैन बी मेलेबल ईजिली, इनको हम आसानी से मेलेबल कर सकते हैं, यानी कि इनकी मेलेबिलिटी इनके अंदर प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसका मतलब है दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स बाय बीटन। इनकी हम पतली पतली छोटी बड़ी बड़ी और पतली पतली छोटी छोटी शीट्स भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय बीटिंग दैम। आसानी से हम इनकी शीट्स का कन्वर्जन करके अपने बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, आर्टिकल्स बनाते हैं, जैसे कि हमारी अलमीरा हो गई, संदूक हो गए, या बैग्स हो गए, या टैचीज़ हो गई। ये सारी चीज़ें हम आसानी से थिन शीट्स में कन्वर्ट करके मेटल्स को बना सकते हैं। इनके अंदर डक्टिलिटी होती है, मेटल्स डक्टाइल होती है नेचर में, इट मीन्स दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग वायर्स। आसानी से हम इनके वायर्स बना सकते हैं, जैसे कि कॉपर वायर इज़ द बेस्ट एग्जांपल। ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम के वायर को हम एज अ कंडक्टर वायर यूज़ करते हैं, सिल्वर के वायर को हम एज अ कंडक्टर वायर यूज़ करते हैं इन द इलेक्ट्रिसिटी पाथ। तो बेसिकली जो मेटल्स होती हैं उनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि उनके वायर खींचे जा सकते हैं। बोलने का तरीका होता है कि वायर्स को खींचा जाता है, बनाया नहीं जाता, वायर्स को खींचा जाता है। मेटल्स को इतना ज़्यादा एक्सटेंड किया जाता है, इतना ज़्यादा एक्सपेंड किया जाता है कि वो थिन लॉन्ग वायर्स में और थिन वायर्स में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से हम इनको इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये आसानी से मेल्ट नहीं होते। लेकिन एक्सेप्शन की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो गैलियम और सीजियम दो मेटल्स हैं यहाँ पे जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होता है, यानी कि ये रूम टेम्परेचर पर और हाथ की हथेली से रगड़ने पर भी बहुत आसानी से मेल्ट हो सकते हैं। तो एक्सेप्शंस की हम हमेशा बात करते हुए चलेंगे केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि एक्सेप्शन से काफ़ी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप एनटीएससी लेवल पे बात करते हैं तो एनटीएससी में ऐसी ऐसी चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं जिनके पीछे कोई कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है, जहाँ एक्सेप्शन काम करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये चीज़ें हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हैं कि मेटल्स को मेटल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो बेस्ट कंडक्टर होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ सिल्वर के वायर की या फिर कॉपर के वायर की, ये हमेशा ही बेस्ट कंडक्टर की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। इसी वजह से हमारे इलेक्ट्रिकल पाथ में या जितने भी हमारे पाथवे होते हैं, जितने भी सर्किट्स होते हैं, उन सभी के अंदर या तो सिल्वर का वायर यूज़ होता है या फिर कॉपर का वायर यूज़ होता है। जनरली सिल्वर के वायर को हम केबल वायर में यूज़ करते हैं। केबल वायर मीन्स जो हमारी डिश टीवी या डीटीएच वगैरह चलाते हैं उन सभी के अंदर सिल्वर वायर लगा होता है, और कॉपर की वायर हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज़ किया जाता है। अगर पुअर कंडक्टर की बात करता हूँ मैं, पुअर कंडक्टर में लेड और मरकरी आते हैं। लेड और मरकरी पुअर कंडक्टर होते हैं एट रूम टेम्परेचर, ये आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट
नहीं करते हैं। मेटल्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है कि इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर है, यानी कि हीट तो इन्होंने पास आउट करनी ही करनी है, ये इलेक्ट्रिसिटी को भी बहुत अच्छे से पास आउट करते हैं, जिसमें कि सिल्वर और कॉपर का हम बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। ये जो मेटल्स होती हैं इन सभी के पास अपना एक स्पेसिफिक साउंड होता है, यानी कि ये साउंड प्रोड्यूस करती है। अगर हम इनको किसी चीज़ के साथ बीट करते हैं तो इनके अंदर से एक साउंड प्रोड्यूस होती है, यानी कि ये नेचर में होते हैं सोनोरस। तो मेटल्स के अंदर सोनोरस प्रॉपर्टी पाई जाती है। सिमिलरली इन दिस सीरीज वी कैन डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो अगर मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करता हूँ रिगार्डिंग नॉन मेटल, जैसे कि सॉलिड्स कैसे थे, मेटल्स कैसे थे, सॉलिड थे नेचर में, केवल सॉलिड ही वो पाए जा रहे थे। एक्सेप्शन एक ही था लिक्विड में, जो कि क्या था, मरकरी का था। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑलवेज। ये तीनों ही फॉर्म्स में पाए जा सकते हैं, कोई भी फॉर्म हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ तो कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, ये बेसिक सॉलिड नॉन मेटल्स के एग्जांपल हैं जो हमेशा सॉलिड फॉर्म में ही अकर होते हैं। लिक्विड फॉर्म में हमें ब्रोमीन मिलती है, गैस फॉर्म में हमें ऑक्सीजन मिलती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें हमें गैसियस फॉर्म में नेचर में मिलते हैं। तो ये एक्सेप्शंस हैं, ये कुछ यूजेस हैं जो याद करने हैं आप लोगों को, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जैसे लिक्विड ब्रोमीन की बात की जाती है तो ब्रोमीन एग्जामिनेशंस में मैंने टाइम पूछा गया है कि एक ऐसी नॉन मेटल का नाम बताइए जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। तो ब्रोमीन इज द ब्रोमीन बिलोंग्स टू द 17th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो कि हेलोजन ग्रुप में रखी गई है। तो हेलोजन्स में भी कई बार ऐसे पूछ देता है कि राइट द नेम ऑफ द वन हेलोजन विच इज़ फाउंड इन द लिक्विड फॉर्म इन द नेचर, तो वो बेसिकली कौन है, ब्रोमीन है। अगर मैं नॉन मेटल्स की अपीयरेंस की बात करता हूँ, स्टेट्स की बात करता हूँ, तो बेसिकली ये कैसी होंगी, सॉफ्ट होंगी नेचर में एज़ कम्पेयर टू दी सॉलिड्स। सॉलिड्स जैसे सॉलिड कैसे होते हैं, टफ होते हैं बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, यानी कि मेटल्स जो थी वो हार्ड थी। एक्सेप्शन थे केवल क्या, अल्कली मेटल्स का और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। लेकिन नॉन मेटल्स नेचर में कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी, हम कंपैरिजन साथ में लेकर के चल रहे हैं मेटल्स का, क्योंकि ये हमेशा ऐसी नहीं है कि इनको हम हाथ से ही तोड़ सकें। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ चौक की, जो चौक है कैल्शियम का और फॉस्फेट का एक कंपोजिशन है जिसके अंदर सिलिका मिली हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट के पाउडर को हमने एक स्पेसिफिक शेप दी हुई है। तो बेसिकली होता तो वो सॉलिड ही है, लेकिन वो सॉलिड कैसा है, अमॉर्फस सॉलिड है। अब वो अमॉर्फस सॉलिड को हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, तो वो मेटल्स वाली कैटेगरी में अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि मेटल की कैटेगरी का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर हम वायर बना सकें, लेकिन उस चौक के पाउडर के हम वायर नहीं बना सकते, यानी कि वो जो चौक हमने यूज़ करी है उसको वायर्स में खींचा नहीं जा सकता। तो इसीलिए वो किस में कंसीडर होती है, नॉन मेटल के अंदर कंसीडर होती है, क्योंकि वो एज़ कम्पेयर टू दी सॉलिड सॉफ्ट होगी। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे नॉन मेटल के अंदर एक आ जाता है डायमंड का, जो कि हार्डेस्ट नॉन मेटल है नेचर के अंदर पाई जाने वाली। कार्बन का एक एलोट्रोप है जिसमें कि डायमंड और ग्रेफाइट को हम पढ़ते हैं, या फिर बकमिंस्टर फुलेरिन को हम पढ़ते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं उनमें से डायमंड इज़ द एक्सेप्शन, इट इज़ द हार्डेस्ट नॉन मेटल इन दी नेचर। नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होती, इनके पास कोई भी चमक नहीं होती। एक्सेप्शन है आयोडीन, केवल आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जिसके पास एक येलो कलर की शाइनिंग होती है, ये येलो कलर की अपीयरेंस के साथ बहुत शाइन करती हुई पाई जाती है। हाँ, अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड पे भी अपनी शाइनिंग नहीं है। डायमंड केवल क्या करता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करता है, उसके अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन का पाथवे चलता है जिसकी वजह से वो शाइन करता है। तो आप यहाँ पर डायमंड को कंसिडर नहीं करेंगे लस्ट्रस वाली कैटेगरी में। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो मेलेबल भी नहीं है, डक्टाइल भी नहीं है, यानी कि हम इनकी थिन शीट्स भी नहीं बना सकते, हम इनके वायर्स भी नहीं खींच सकते। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एज़ कम्पेयर टू दी मेटल्स बहुत लो होते हैं, क्योंकि मेटल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टफ हैं, बहुत ज़्यादा सॉलिड हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हैं। उनके इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्शन फोर्स के साथ टेंड हुए हुए हैं न्यूक्लियस की साइड, लेकिन नॉन मेटल्स के केस में ऐसा नहीं है। नॉन मेटल्स होती हैं वो बैड कंडक्टर होती हैं हीट की और एज वेल एज कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी की भी। लेकिन ग्रेफाइट यहाँ पर एक बेस्ट एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स के केस में, जो कि कार्बन का एलोट्रोप है। ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करते हैं हम इन दी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, जो कि बेस्ट कंडक्टर कहलाते हैं ऑफ दी नॉन मेटल एज कार्बन। लेकिन जनरली जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं ना तो वो कंडक्ट करती हैं हीट को, ना ही वो कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को। सिमिलरली नॉन मेटल्स के अंदर से कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, जिसकी वजह से हम इनको नॉन सोनोरस या फिर नॉट सोनोरस की कैटेगरी में काउंट करते हैं। तो ये थी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन या तो सीधा सीधा आपसे कहेगा राइट डाउन दी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटल्स, या फिर आपसे कहेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये कैटेगराइज हमने करी हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और नेचर की प्रॉपर्टी से भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इन दिस सीरीज नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट दी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि डिस्टिंग्विश करने के लिए बोलेगा तो, लेकिन सीधा सीधा कहेगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे आप इनको डिस्टिंग्विश कीजिए रादर देन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। वो हमसे सीधा सीधा क्वेश्चन में लिख करके देगा
कि ऑन द बिहाफ ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फिर से इसी सीक्वेंस में बारी बारी से हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात करता हूँ तो ये सब चीज़ें हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर भी पढ़ी हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसी आएंगी जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से और एसिड बेस एंड सॉल्ट से सीधे सीधे इसके अंदर यूज़ की जाने वाली हैं। इसीलिए इस सबसे पहले वो चैप्टर पढ़ाए जाते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फर्स्ट था और उसके बाद हमने एसिड बेस सॉल्ट वाला चैप्टर पढ़ा था। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, तो लास्ट दोनों ही चैप्टर्स में हम डिस्कस करते हैं कि मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। तो मेटल्स के ऑक्साइड का मतलब ये हुआ कि मेटल्स कैन फॉर्म देयर ऑक्साइड्स विद रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन। व्हेन वी बर्न मेटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे कैन कन्वर्ट इनटू देयर ऑक्साइड्स। तो हम कोई भी मेटल को लेंगे, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन बेसिकली मेटोलाइट की तरह यूज़ किया जाता है। तो जब हम किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है अपने ऑक्साइड के अंदर। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल हमने लिया कि कॉपर को हमने ऑक्सीजन में बर्न किया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड में। मैग्नीशियम को बर्न किया, ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड में। ये बेसिकली एक एक्टिविटी भी थी, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में फर्स्ट एक्टिविटी थी। एल्यूमिनियम को हमने बर्न किया ऑक्सीजन में तो इसने बना दिया एल्यूमिनियम का ट्राईऑक्साइड, जिसको हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर एल्यूमिना बोलते हैं। तो बेसिकली देखा ये गया कि जो मेटल्स होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अपने रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बनाती हैं। अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का हम यूज़ करेंगे बर्न करने के लिए तो फॉर्मूला बनेगा Cu2O, ये भी एक कॉपर ऑक्साइड है। अगर मैं कॉपर को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ यूज़ करूँगा तो फॉर्मूला बनता है CuO, जिसको हम बोलते हैं कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, और फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं कॉपर 1 ऑक्साइड, या फिर इसको हम बोलेंगे क्यूपरस ऑक्साइड और इसको हम बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 1 एंड 2 या फिर लेसर और ग्रेटर दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्यूपरस और क्यूप्रिक। इसी तरीके से मैग्नीशियम की अगर मैं बात करता हूँ तो मैग्नीशियम के पास केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो कि +2 है, तो इसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो Mg2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव के अकॉर्डिंगली MgO बनने वाला है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी मेटल को अगर देखें तो एल्यूमिनियम के पास क्या होती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो ये अपना ऑक्साइड कैसा बना रहा है, Al2O3 बना रहा है, जिसको हम एल्यूमिना बोलते हैं। और जितने भी मेटल के ऑक्साइड रहने वाले हैं चाहे वो कोई भी मेटल हो, अगर मैं लेड ऑक्साइड की भी बात करता हूँ तो लेड ऑक्साइड दो तरीके से बनने वाला है, एक PbO बनेगा और एक PbO2 बनेगा। PbO तब बनेगा जब लेड की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, PbO2 तब बनेगा जब लेड की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो उस केस में ये मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं नेचर में होते हैं बेसिक। तो ऑल द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर नोन एज बेसिक इन नेचर। अगर मैं मेटल के ऑक्साइड की नेचर के बिहाफ पे कुछ कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन करूं तो यहाँ पर सबसे पहला एग्जांपल हमने सोडियम के लिए लिया। तो सोडियम को जब मैंने ऑक्सीजन के साथ बर्न कराया तो वो बनाया सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम ऑक्साइड को ये पता लगाने के लिए कि वो नेचर में एसिडिक है या बेसिक, मैंने डाल दिया पानी में। जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन के साथ वाटर के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, जो कि पानी में जाकर के हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज़ करता है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जो मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। लेकिन कुछ मेटल ऐसी भी पाई गई हैं जिनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक पाए गए हैं। एम्फोटेरिक का मतलब ये है कि वो एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं, जिसमें बेस्ट एग्जांपल एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो ये याद रखना है आपको कि दोज मेटल ऑक्साइड्स विच शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज इन द एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, और इनके एग्जांपल हैं एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड। तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम जब बर्न किया जाएगा ऑक्सीजन में तो वो क्या फॉर्मूला बनाने वाला है, Al2O3 बनाने वाला है। अब मैं इसको बारी बारी से एक बार एसिड में एक बार बेस में डाल के देखता हूँ। तो Al2O3 को जब मैंने एसिड में डाला तो ये H2O की फॉर्मेशन करते हुए अलग हो गया और AlCl3 की फॉर्मेशन अलग हो गई, बेसिकली एक सॉल्ट फॉर्मेशन हो गई। जब मैंने इसको बेस में डाला तो क्या हुआ कि इसने एक सॉल्ट बना दिया जो कि मिक्सड सॉल्ट था, NaAlO2, जिसको हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, और वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से भी क्या हो जाता है, सेपरेट। तो ये जो इस टाइप के ऑक्साइड्स हैं जो एसिड से भी रिएक्शन कर लें और बेस से भी रिएक्शन कर लें, उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करता हूँ केमिकल प्रॉपर्टी में, तो ऑल द मेटल्स रिएक्ट्स विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये हमने एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर, कि जब आप किसी भी मेटल को पानी से रिएक्शन कराते हैं, एक्वस वाटर लिक्विड वाटर से रिएक्शन कराते हैं, तो वो अपने अंदर से हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करते हैं विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। ये जनरल प्रॉपर्टी है, चाहे आप कोई भी मेटल को रिएक्शन कराओ वाटर के साथ, वो हमेशा अपने अंदर से हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करेंगे। अब जैसे मेटल की बात करूँ मैं पोटेशियम और सोडियम की, क्योंकि ये
हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, तो ये विगोरसली रिएक्शन करती हैं, बहुत वायलेंटली रिएक्शन करती हैं ठंडे पानी के साथ। आपसे यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि कौन सी मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेगी, कौन सी मेटल हॉट वाटर से रिएक्शन करेगी, और कौन सी मेटल स्टीम के साथ रिएक्शन करेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि मेटल्स में पोटेशियम एंड सोडियम्स आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स विच रिएक्ट्स विद वाटर वेरी वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। यहाँ पे ये ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करेंगे, यानी पानी कैसा होगा, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी होगा, और तुरंत ही अपने अंदर से हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन करेंगे विद द हीट। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ जैसे कैल्शियम की, तो कैल्शियम जब पानी के साथ मिलता है तो वो बबल्स बनाने शुरू कर देता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस उसके अंदर से बनने लगती है और मेटल के सरफेस में से हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होते हुए बाहर की तरफ निकलने लगती है। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो कैल्शियम होती है या मैग्नीशियम होती है, ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं जिनको रिएक्शन करने के लिए हॉट वाटर की ज़रूरत होती है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्शन करते हैं। लेकिन अगर मान लो मैं बात करूँ किस चीज़ की, कि एल्यूमिनियम हो गया या आयरन हो गया, ये कुछ ऐसी मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, अगर हम इन मेटल्स की बात करते हैं तो ना तो ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन करने वाली हैं, ना ही ये हॉट वाटर से रिएक्शन करने वाली हैं। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक 3 मेटल हैं जो बेसिकली ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेंगी ना हॉट वाटर से रिएक्शन करेंगी। इनको रिएक्शन करने के लिए चाहिए होती है स्टीम। स्टीम की लेटेंट हीट बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये केवल स्टीम के साथ ही रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देती है। तो एल्यूमिनियम जब स्टीम से रिएक्शन करेगी तो इसके लिए हमने यूज़ किया हुआ है गैस, यानी कि जो H2O है, या तो आप इसके नीचे लिखेंगे स्टीम या फिर आप लिख दीजिए गैस। तो गैस आइडेंटिफाई कराएगी कि ये जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर जो यूज़ हुआ है वो स्टीम की फॉर्म में है। तो एल्यूमिनियम स्टीम से रिएक्शन करके Al2O3 बना रहा है विद इवोल्यूशन ऑफ गैस। ऐसे ही आयरन भी स्टीम के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बना रहा है विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से इनके ऑक्साइड्स बनते हैं। और जैसे लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये भी पानी के साथ रिएक्शन नहीं करती क्योंकि ये नेटिव मेटल्स की तरह कंसिडर होती हैं। आसानी से कॉपर भी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं देती है पानी के साथ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है कि मेटल्स रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड एंड फॉर्म्स अ सॉल्ट विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, रिपीट हो रही हैं वापस से, सेम पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि मेटल को जब हम एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या जिंक, जब हम इनके HCl से रिएक्शन करा रहे हैं तो ये रेस्पेक्टिव सॉल्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। लेकिन जब हम HNO3 से रिएक्शन कराते हैं, HCl से हमने कराई तो हाइड्रोजन गैस मिली, जब आप H2SO4 से कराओगे तो भी हाइड्रोजन गैस मिलेगी। लेकिन अगर आप इनमें से HNO3 एसिड का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन नहीं होगा। और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, पता करने के लिए एक छोटा सा एक डायग्रामेटिक ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं, जो कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। जहाँ एक छोटा सा डायग्राम रिप्रेजेंट किया गया है NCERT से। इसमें आप देखोगे तो एक टेस्ट ट्यूब यूज़ करी हुई है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने जिंक ग्रेनुअल्स के साथ HCl डाली हुई है। ये एक्टिविटी हमने पढ़ी भी थी कि जब जिंक ग्रेनुअल्स को HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो जिंक ग्रेनुअल्स थी उन्होंने रिएक्शन करी HCl के साथ, और जैसे ही जिंक ग्रेनुअल्स HCl से रिएक्शन करती हैं तो एक सॉल्ट फॉर्मेशन होती है ZnCl2 और एक हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। तो हमें पता लगाना है कि हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ या नहीं। उसके लिए हमने क्या किया है, कॉर्क का यूज़ किया इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, ताकि जो गैस है वो केवल एक्सटर्नल ट्यूब के हेल्प से ही बाहर निकले, पूरी की पूरी गैस टेस्ट ट्यूब से डायरेक्टली बाहर एस्केप ना कर जाए। अब जो ये गैस इसके अंदर बन रही होगी हाइड्रोजन गैस, क्योंकि यहाँ पर ZnCl2 की फॉर्मेशन हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी इस टेस्ट ट्यूब की हेल्प से। तो इस टेस्ट ट्यूब को, इस एक्सटर्नल ट्यूब को पानी से भरे हुए एक बीकर के अंदर डिप करा देंगे। अब गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसको किसी लिक्विड के अंदर डाला जाए, किसी गैस को लिक्विड के अंदर भेजा जाए तो वो वहाँ से बबल क्रिएट कराती है। तो तुरंत ही यहाँ से एक बबल बनने शुरू होंगे और उन बबल के ऊपर अगर हम एक जलती हुई कैंडल को लेकर के जाते हैं तो बेसिकली एक पॉप साउंड हमें देखने के लिए मिलता है। पॉप साउंड के साथ साथ वो कैंडल भी वहाँ से क्या हो जाती है, बुझ जाती है, बंद हो जाती है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफिकेशन होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये एक जनरल एक्टिविटी है, एग्जाम में आपसे इस एक्टिविटी का डायग्राम भी पूछा जा सकता है कि आप एक शिमेटिक डायग्राम बताइए विद ऑल द नेम ऑफ द apparatus यूज्ड, जिसके बिहाफ पे हम हाइड्रोजन गैस के इवोल्यूशन का पता लगाएंगे। याद हमेशा एक चीज़ रखनी है कि जो HNO3 है, अगर HNO3 एसिड का आपने यूज़ किया है तो HNO3 एसिड के केस में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन नहीं होता है। पानी केवल HCl एसिड या H2SO4 एसिड ही क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन कर सकते हैं। और अगर आपने HNO3 का यूज़ किया तो वो बेसिकली क्या करेगा, वाटर की फॉर्मेशन कर देगा हाइड्रोजन की जगह पर और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन कर देगा साथ के साथ। तो HNO3 को इसलिए यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को लेकर के, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे हमने एक मेटल ले ली, मेटल हमारे पास क्या है, आयरन। आयरन को हमने डाला कॉपर सल्फेट के साथ। हमने क्या किया है, एक मेटल को दूसरे मेटल सल्फेट सोल्यूशन के साथ लिया। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम देख रहे हैं।